भारत का संविधान। हम भारत के लोग यह जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में गठित प्रारूप समिति द्वारा भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। लिखित संविधान की परंपरा में विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के नाते संविधान को अंग्रेजी तथा हिंदी में सुंदर अक्षरों में हाथ से लिखकर रखा जाए, यह विचार किया गया। इन हस्तलिखित संविधान को एक ही प्रकार के चित्रों से सुसज्जित किया जाए और हजारों वर्षों तक टिक सके ऐसी व्यवस्था की जाए, यह भी निर्णय लिया गया। उसी का परिणाम है कि दोनों भाषाओं में हाथ से लिखकर उन्हें संसद भवन के एक कक्ष में सुरक्षित रखा गया है। संविधान के इस मूल प्रारूप में अंकित चित्रों में क्या रहस्य छिपा है, इसकी व्याख्या संविधान के अध्येता श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी, जिन्हें लखीता के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बड़े रोचक ढंग से की है। हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन इस पुस्तक के रूप में उसे प्रकाशित भी किया है। आइए पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल आदरणीय जगदीप धनखड़ जी के इस विषय में क्या विचार हैं, पहले उन्हें सुन लिया जाए। भारत के संविधान को लेकर देश में अनेक प्रकार की चर्चा सदैव चलती रहती है, लेकिन हमारे संविधान में निहित सांस्कृतिक स्वरूप की अधिक चर्चा नहीं हो पाती। कोलकाता में आयोजित एक समारोह में मुझे पहली बार श्री लक्ष्मी नारायण भाला द्वारा संविधान में निहित चित्रों के विषय में गहरी और रोचक जानकारी प्राप्त हुई। संविधान के 28 चित्रों की जिस प्रकार व्याख्या की, उससे न केवल मैं बल्कि सामने बैठा जनसमूह भी मंत्रमुग्ध हो गया। संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि इन चित्रों में छिपी हुई है। चित्रकार नंदलाल बोस एवं ब्योर राम मनोहर सिन्हा ने भारत की प्राचीन मोहनजोदड़ो सभ्यता, वैदिक काल के गुरुकुल, भगवान राम का अयोध्या आगमन, श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक गीता संदेश से लेकर महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा संचालित आजाद हिंद फौज आदि महत्वपूर्ण व्यक्तियों और घटनाओं पर सजीव एवं अद्भुत चित्र बनाए हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भाला का यह कार्य अद्भुत और संविधान लेखन के क्षेत्र में अभी तक का पहला श्रेष्ठ कार्य लगा। पश्चिम बंगाल में श्री भाला जी लखीदा के नाम से भी प्रसिद्ध है। उन्होंने न केवल संविधान के चित्रों के पीछे छिपे रहस्य को ही उद्घाटित किया है, बल्कि संविधान के चित्रों में हुई कुछ त्रुटियों के प्रति भी देश का ध्यान आकर्षित किया है। उस समय मन से ही मैंने लखीदा को इन विषय पर लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड करने की अपनी भावना से अवगत कराया। मैं आभारी हूं कि उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज सभी के लिए उपयोगी होगी तथा आम जनमानस से लेकर देश के प्रबुद्ध वर्ग में भी भारतीय संविधान के प्रति और अधिक श्रद्धा एवं समर्पण का भाव उत्पन्न होगा। मैं आशा करता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान इसका प्रसार व्यापक स्तर पर हर वर्ग में होगा। 6 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह अखंड भारत की पृष्ठभूमि में हाथी के मुंह वाला चित्र था। देश विभाजित होकर खंडित स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद इसी संविधान सभा के तत्वावधान में 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव रामजी उपाध्याय बाबा साहेब अम्बेडकर को सौंपी गई।
संविधान का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का कार्य डॉक्टर घनश्याम सिंह गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया और अंततः इसे सुंदर तथा सुवाच्य अक्षरों में हाथ से लिखने के लिए हिंदी का लेखन श्री वसंत कृष्ण वैद्य ने तथा अंग्रेजी लेखन श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना ने संपन्न किया। संविधान को लिखने से पहले किन किन बातों पर विचार किया गया, यह बता रहे हैं खुद लक्ष्मी नारायण भाला जी। अब तक जिन चित्रों को इस संविधान के सजावट के लिए किया गया काम है ऐसा माना जाता रहा था, उन चित्रों को जब मैंने देखा और एक चित्रकारिता का छात्र होने के नाते चित्रकार की मानसिकता का अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि इन्होंने चित्र जो आके हैं नंदलाल बोस जी ने, ये केवल सजावट के लिए नहीं आके, उन्होंने तो इस संविधान की आत्मा को वहां चिन्हित किया। और इसलिए फिर उस पर जब मैंने लिखना प्रारंभ किया तो हमारी एक पत्रिका दिल्ली से निकलती है, चाणक्य वार्ता, उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि हर 15 दिन में एक लेख हम छापेंगे, आप लिखते रहिए। और इस पर 16 लेख लिखे गए जो काफी चर्चित हुए और उसी की फिर एक पुस्तक छापी जाए। ये जब बात सामने आई तो उसको पुस्तक के रूप में पुनर्लिखित किया गया और ये हर्ष का विषय है कि नेशनल बुक ट्रस्ट NBT उन्होंने इसे छापने की जिम्मेवारी ली। और उससे पहले यह तय हुआ कि कानून मंत्री की इस पर प्रस्तावना हो और संविधान के सबसे बड़े ज्ञाता डॉक्टर सुभाष कश्यप वो इसकी भूमिका लिख दे तो इस पुस्तक की गरिमा बढ़ जाएगी। और इसलिए दोनों से संपर्क किया गया, दोनों ने सहर्ष ये दोनों काम स्वीकार किए और समय अनुसार प्रस्तावना और भूमिका लिख दी गई और उसके बाद उसको छापा गया। और इसलिए मैं हर्ष के साथ कह सकता हूं कि एक अछूता काम ईश्वर की कृपा से करने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। फिर इस संविधान का जो एम्बलम है भारत का प्रतीक चिन्ह, उसके बाद का पहला पन्ना हम उलटते हैं तो ध्यान में आया कि जितने भी चित्र बने हैं उन चित्रों का वर्णन इसमें लिखा कर दिया गया है। और उस वर्णन के आधार पर जब मैंने और भी गहराई से सोचना शुरू किया तो ध्यान में आया कि नंदलाल बोस ने केवल विषय के साथ तालमेल नहीं रखा तो काल के साथ भी तालमेल रखा है। पौराणिक काल से लेकर तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के काल तक इस क्रम को भी बनाए रखा है। इसका मतलब साफ है कि नंदलाल बोस ने कितनी गहराई से विचार विमर्श किया होगा, कितनी गहराई से चिंतन किया होगा। अब एक एक विषय को हम अगर ले तो ध्यान में आएगा कि सबसे पहले तो संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि जो हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं उस अखंड भारत में सामने की ओर हाथी का मुंह जिसको शुभ माना जाता है, बुद्धिदाता प्रतीक माना जाता है, तो वो हाथी का चिन्ह है और अखंड भारत है। तो भारत विभाजित हो चुका है, फिर भी संविधान सभा ने अखंड भारत का प्रतीक चिन्ह क्यों लिया? तो जब पहला चैप्टर हम देखेंगे तो उससे स्पष्ट होता है कि पहले चैप्टर का जो चित्र है वो है मोहनजोदारो का प्रतीक चिन्ह। मोहनजोदारो आज के खंडित भारत में नहीं है, पाकिस्तान में। मतलब स्पष्ट है कि नंदलाल बोस और उनके चित्रों पर हस्ताक्षर करने वाले 284 संविधान सभा के सदस्य, इनका मानस यही था
कि भले ही राजनीतिक दृष्टि से आज भारत खंडित हुआ हो, लेकिन जैसा कि श्री अरविंद ने कहा था कि यह एक केवल दुर्घटना है, भारत को अगर बड़ा होना हो तो अखंड होना ही होगा। तो उसी सपने को जीवित रखने के लिए मोहनजोदारो का प्रतीक चिन्ह ये पहले चैप्टर पर रखा गया है, पहले भाग में। और पहले भाग का विषय है भारत की सीमाएं या भारत का विस्तार। अर्थात स्पष्ट है कि भारत की सीमाएं भले ही राजनीतिक दृष्टि से खंडित हुई हो, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से जो अखंड भारत है उसी को हम मानते हैं। उसके बाद भाग 2, भाग 1 के 1 से लेकर 4 अनुच्छेद के बाद भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद, इसका वर्णन है। और उसका विषय है नागरिकत्व, सिटीजनशिप। तो नागरिकत्व क्या होगा, उसके क्या नियम होंगे, यह संविधान में लिख दिया गया है। लेकिन नागरिकत्व की रक्षा करनी हो तो अच्छा नागरिक होना जरूरी है। अच्छा नागरिक होने का मतलब है कि जो शिक्षित हो और संस्कारित हो। शिक्षा और संस्कार का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक या सर्वश्रेष्ठ स्थान भारत में अगर माना जाता हो तो वो है गुरुकुल। और नंदलाल बोस ने गुरुकुल का वही मनोरम दृश्य, जिसमें यज्ञ भी हो रहा है, जिसमें हरियाली भी छाई हुई है, जिसमें गुरु शिष्य एक दूसरे के सामने बैठकर शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे हैं, और जहां पशु पक्षी भी स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं, इस प्रकार का एक मनोरम दृश्य बड़ी बारीकी से उन्होंने अंकित किया है। और यही संदेश दिया है कि नागरिकत्व की रक्षा करना हो तो अच्छे नागरिक बनने की व्यवस्था, इसका विस्तार करिए, इसको बचाए रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। इसके बाद हम तीसरे भाग में जाते हैं। तो तीसरा भाग है मौलिक अधिकारों की रक्षा। नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था वाला राज्य ऐसा कौन सा हो सकता है। इस पर जब भी हम विचार करते हैं तो चाहे स्वाधीनता के समय किया गया आंदोलन हो, चाहे स्वाधीनता के बाद की बात हो, हर किसी के मुंह से यही आता था और अभी भी यही हम कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हमें करनी है। राम राज्य मौलिक अधिकारों की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ राज्य था, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। तो इस राज्य की स्थापना किसने की? स्वयं राम ने की, हम सभी जानते हैं। और स्वयं राम ने तब की जब लंका विजय के बाद उनसे कहा गया कि अब लंका तो आप जीत ही चुके हैं, तो यही राज्य करिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भरत का वो वाक्य याद है जब भरत ने कहा था कि 1 दिन की भी देरी हो जाए तो मैं जल समाधि ले लूंगा, और अब 14 वर्ष पूरे होने को है, मुझे तुरंत जाना होगा। विभीषण को लंका का राज्य सौंप कर उन्होंने उनसे अपने मन की इच्छा, मन की बात बताई कि 1 दिन में मुझे पहुंचना है अयोध्या, क्या व्यवस्था हो सकती है। तुरंत पुष्पक विमान की व्यवस्था की गई और पुष्पक विमान में बैठकर राम, लक्ष्मण, सीता तीनों राम राज्य की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। यह इस भाग 3 पर अंकित किया हुआ है। भाग 4 पर हम जाएंगे तो वहां विषय है नीति निर्धारक तत्व। नीति निर्धारक तत्वों की जो व्याख्या है, उसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या हम सभी जानते हैं कि गीता में है। और गीता युद्ध भूमि में सुनाया हुआ शास्त्र है, हाथ में शस्त्र है और शास्त्र पर चर्चा हो रही है। ऐसा एक अद्भुत दृश्य अर्जुन को भगवान गीता सुना रहे हैं युद्ध भूमि में, यह चित्र अंकित किया गया है। तो यह स्पष्ट है कि नंदलाल बोस ने कितनी गहराई से विचार किया और चित्रों का चयन किया। संविधान का भाग 5
ये सभी भागों में सबसे बड़ा है। अनुच्छेद क्रमांक 52 से लेकर 151 तक, अर्थात 100 अनुच्छेदों से समाहित ये जो भाग है, इसमें प्रशासनिक कई चीजें आई हैं। और फिर उसके बाद का हम भाग 6 देखेंगे तो वह भी बहुत बड़ा है, उसमें भी 50 से अनुच्छेद है, अर्थात भाग 5 और 6 दोनों मिलाकर 185 अनुच्छेद। अर्थात अगर यह कहा जाए कि पूरे संविधान का आधा हिस्सा भाग 5 और 6 इन दोनों में समाहित हो चुका है। और इन दोनों पर उन दो महापुरुषों के चित्र हैं, जिन दो महापुरुषों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने भारत की सनातन परंपरा को समयानुकूल परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान किया। गौतम बुद्ध और स्वामी महावीर। गौतम बुद्ध ने बौद्ध दर्शन, इसका पूरा विस्तार देश में ही नहीं विदेश में भी हो, इसका प्रयास करते हुए और अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन इसमें खपा दिया। वर्षों तक तपस्या की, वर्षों तक परिव्राजक के रूप में पूरे देश में घूमे और उसी समय समकालीन 30-35 वर्ष का अंतर है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, उन्होंने भी यही काम किया। दोनों के काम में समानता यह थी कि केवल युद्ध और युद्ध के द्वारा जय प्राप्त करना यह मानवता का लक्षण नहीं है। मानवता के लिए अहिंसा और प्रेम ये ज्यादा उपयोगी है। और इसलिए अहिंसा और प्रेम का संदेश देते हुए पूरे देश को जागृत करने का काम इन दोनों महापुरुषों ने किया। इन दोनों महापुरुषों के इन चित्रों के साथ दोनों विभागों के, दोनों भागों के अगर हम विषयों की चर्चा करें तो ध्यान में आएगा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका ये कैसी हो और किस प्रकार से न्यायपालिका और कार्यपालिका यह देश के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसकी व्याख्या इन दोनों भागों में है। इन दोनों भागों के बाद जब हम 7वें भाग पर जाते हैं तो 7वें भाग के साथ बड़ी ही मार्मिक दुर्घटना कह सकता हूं मैं, वह हुई है। 7वां भाग संविधान के स्थापित होने के 7वें वर्ष में 7वें संशोधन के द्वारा निरस्त हो गया। तो ये क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि मूलतः भारत के संविधान में प्रारंभ से ही यह तय था कि प्रशासनिक दृष्टि से हम भारत को प्रांतों में बांटेंगे, लेकिन दक्षिण भारत का जो मद्रास प्रेसिडेंसी वाला हिस्सा था, वहां से एक आवाज उठी कि तेलुगु भाषा जो है उसके लिए हम अलग राज्य लेना चाहते हैं, तेलुगु भाषियों का अलग राज्य होना चाहिए। और इस प्रकार से भाषावार प्रांत रचना हो, इसकी मांग करते हुए सबसे पहले तेलुगु भाषा की ओर से आंदोलन शुरू हुआ। कई बलिदान हुए। उन बलिदानों के फलस्वरूप लोकतंत्र में सबकी बात माननी चाहिए, ये सोचते हुए संविधान में एक बहुत बड़ा संशोधन लाया गया। और अब इसके बाद जो भी राज्य रचना होगी वो भाषावार होगी, ये
तय कर दिया गया और उसके कारण वास्तव में भाग 7 पूरी तरह से निरस्त हो गया। उसका केवल एक हिस्सा, जिसमें केवल एक ही अनुच्छेद था, उस अनुच्छेद का केवल एक हिस्सा, वह केवल उसमें केवल नाम के वास्ते रखा गया है। बाकी भाग 7 एक तरह से पूरी निरस्त है। लेकिन इस भाग 7 में जो चित्र है वो बहुत ही अर्थपूर्ण है। वह चित्र जो है वो मौर्यकालीन संपन्नता और निर्भयता इसको दिखाता है। मौर्य काल में किस प्रकार महिलाएं निर्भय होकर घूम रही है, भले ही ऊर्ध्व वस्त्र न हो, लेकिन फिर भी चेहरे पर निर्भयता, और पुरुष काम कर रहे हैं, अपने काम में मग्न है, उनके मन पर कोई विकार नहीं। यह जो एक दृश्य दिखाया गया है, मौर्यकालीन संपन्नता और निर्भयता, यह उस 7वें भाग पर अंकित किया गया चित्र है। तो भाग 7 ये इस दृष्टि से एक पूरे देश के व्यवस्था को टर्निंग पॉइंट देने वाला, नया मोड़ देने वाला इस प्रकार का एक भाग है। लेकिन इस पर जो चित्र अंकित किया गया है वो निश्चित रूप से हमें वो संदेश देता है जो प्रांत रचना चाहे जैसी भी हो, जिसे हमें बचाए रखना चाहिए। सब में निर्भयता हो और पूरे देश में संपन्नता हो। संविधान का भाग 8, इस पर जो चित्र है, उस चित्र को जो भी देखता है कहता है हनुमान जी छलांग लगा रहे हैं। मुझे भी पहली नजर में वैसा ही प्रतीत हुआ, लेकिन जब देखा मैंने कि अगर ये हनुमान जी है तो उनकी धूम कहां, और हनुमान जी है तो उनके हाथ में गदा क्यों नहीं है, तो गहराई से देखने से ध्यान में आया कि वास्तव में हनुमान जी नहीं है। और फिर खोजबीन करने के बाद जो पता लगा वो ये है कि नंदलाल बोस ने कुबेर को छलांग लगाते हुए दिखाया है। तो कुबेर छलांग क्यों लगाया, इस पर जब विचार करने लगा तो ध्यान में आया कि इसका जो विषय है वह है आर्थिक दृष्टि से भारत को आगे जाना हो तो क्या करना होगा, और आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ना हो तो रिस्क लेनी होगी, छलांग लगानी पड़ेगी। ये भी दुनिया से कहना चाहते हैं, भारत से विशेष रूप से, कि अगर आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ना हो तो आर्थिक क्रांति करिए, और उसी आर्थिक क्रांति के बाद जब हम अगले भाग पर जाते हैं, भाग 9, उसमें विक्रमादित्य का दरबार दिखाया गया है। विक्रमादित्य, जिनके आसन के बारे में कहा जाता है कि विक्रमादित्य के आसन पर जो भी बैठेगा वह न्याय ही देगा। तो न्याय का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक ये विक्रमादित्य का आसन माना जाता है। और इस भाग 9 का विषय जो है वो है पंचायती राज। अर्थात नंदलाल बोस ये कहना चाहते हैं कि दूर दूर तक प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पंचायती राज भी हो, और उस पंचायती राज में भी विक्रमादित्य जैसी न्यायप्रियता। संविधान का भाग 10 हमें यह बताता है कि अगर न्याय का राज्य स्थापित करना हो तो हमें सबसे पहले शिक्षा का विस्तार करना होगा, और इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, दूर दूर तक पहुंचे, पंचायतों तक पहुंचे, ग्रामों तक पहुंचे। और वो शिक्षा कैसी हो, तो पूरे विश्व में भारत की जिस शिक्षा व्यवस्था ने डंका बजाया था, पूरे विश्व से लोग शिक्षित होने के लिए जहां आते थे, ऐसे विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन अपना दुर्भाग्य कहेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में साधना करने वाले साधकों को
कभी इसका अनुमान भी नहीं था कोई आकर हम पर आक्रमण करेगा और कोई आकर यहाँ के पूरे पुस्तकालय को भस्मसात कर देगा। और ऐसा कहते हैं कि महीनों तक वो पुस्तकालय चलता रहा। इतनी ज्ञान संपदा ये नष्ट करने वाले बर्बर इस देश में आक्रमण कर रहे थे, उसका निरसन हो और हम पुनः नालंदा विश्वविद्यालय जैसी स्थापना करते हुए और शिक्षा का फिर से प्रसार करें, फिर से मानवता का कल्याण करने का काम प्रारंभ करें, ऐसा एक संदेश नंदलाल बोस के द्वारा अंकित इस चित्र के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और भाग 11 ये इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि पूरे देश में एक सूत्रता होनी चाहिए और एक सूत्रता तब बनी रहती है जब केंद्र और राज्य इनके संपर्क मधुर हो, और केवल मधुर ही नहीं हो तो एक दूसरे को मानेगी, जिसका जो स्थान है उस स्थान को उसी गरिमा के साथ स्वीकार करें। और ये कैसे होता है तो इसका एक बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण भारत में प्रचलित रहा है और वो है अश्वमेध यज्ञ। अपने घोड़े को एक सम्राट ये पूरे देश भर में सेना के साथ भेजते हैं और उसे जो भी कोई चुनौती देगा उसके साथ आवश्यकता हो तो युद्ध या वार्तालाप, इसके माध्यम से अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करना और उस प्रमाणित श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए उस राज्य का उस केंद्र के साथ तालमेल रखते हुए अपना राज्य संभालने की व्यवस्था होना, यह जो बात है यही वास्तव में अश्वमेध यज्ञ की व्यवस्था है, परंपरा है। और इसलिए 11वें भाग पर जो चित्र अंकित है वो है अश्वमेध का घोड़ा, और अश्वमेध के घोड़े के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखने का दायित्व केंद्र सरकार का है और उसे सहज रूप से स्वीकार करते हुए अपने अपने राज्य की सीमाओं में अपने अपने राज्य को संभालना यह राज्यों का दायित्व है। और इस काम को सरदार पटेल ने बखूबी निभाया था, बहुत सुंदर ढंग से। 11वां ये जो भाग है यह यही संदेश देता है। 12वें भाग को हम जब देखते हैं तो दो बड़ी अजीब चीजें हमें यहां दिखाई देती है। एक तो नटराज का चित्र है। नटराज है आनंद का प्रतीक, और दूसरा है स्वस्तिक, स्वस्तिक शुभ का प्रतीक। और देश में आनंद और शुभ या शुभ के कारण आनंद ये तब होता है जब आर्थिक शुचिता होती है, आपसी तालमेल अच्छा होता है, और इस भाग का विषय वही है। तो पूरे देश में आपसी तालमेल बना रहे, आर्थिक शुचिता रहे राज्यों की और केंद्र की, यही सब सोचकर नंदलाल बोस ने इन दो चित्रों का चयन किया। चित्र देखकर ऐसा लगता है कि नंदलाल बोस ने किसी और कागज पर चित्र अंकित किए हैं और उसका सांचा बनाने के लिए जिन कारीगरों को सांचा बनाने का काम दिया गया उनसे सांचा बनवाया है, और फिर उस सांचे को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भी प्रतियों में पहले पृष्ठ पर उसको छापा है। तो ये जो छापने की प्रक्रिया है उससे पूर्व सांचा बनाने की प्रक्रिया है, इसमें दो गलतियां हुई है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि स्वस्तिक सीधा अंकित करके उन्होंने उसका सांचा बनाने के लिए दिया होगा, सांचा बनाने वाले ने सीधे ही स्वस्तिक का सांचा बनाया, और उसके कारण जब उसको छापा गया तो वो उल्टा छप गया। और जिस नटराज का चित्र 3 इंच बाय
8 इंच के भीतर आड़ा होना चाहिए था, वो उन्होंने खड़ा बना दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि दोनों ओर से इन चित्रों को अंकित करते समय निर्धारित सीमा से बाहर चले गए, और इसलिए इसके अंकित होने के बाद जो लिखने का काम जिनको करना था उनकी जगह कम पड़ी, तो उनको चित्र के ऊपर से लिखना शुरू करना पड़ा। और जिनको फ्रेम बनाने का काम दिया गया था, चारों ओर किनारी बनाने का काम दिया गया था, उन्होंने किनारी बनाते समय नटराज को खंडित कर दिया, और उसके कारण 2 शुभ चिन्ह अशुभ हो गए। तो एक छोटी सी असावधानी के कारण 2 चिन्हों का अशुभ होना, ये एक तरह से वो चिंता का विषय है, और इसको तकनीकी भूल हुई ऐसा मानकर सुधारा जा सकता है, लेकिन मूल प्रतियों में तो सुधारना कठिन है, परंतु जो चित्रों के साथ छपेगी उसमें इसको सुधारा जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब हम जब भाग 13 पर आते हैं तो यहां हमें भगीरथ राजा का चित्र दिखाई दे रहा है। राजा भगीरथ ने गंगा को अवतरित किया था, यह सब हम जानते हैं। तो प्रश्न उठता है कि गंगा को अवतरित करने का संविधान से क्या संबंध है? तो प्रश्न यह है कि जिस विषय पर गंगा का अवतरण दिखाया गया है या भगीरथ प्रयास दिखाया गया है, वो विषय ही ऐसा है कि अगर उसे प्राप्त करना हो तो छोटे मोटे प्रयास से काम नहीं होगा, भगीरथ प्रयास करना होगा। बात केवल गंगा के अवतरण की नहीं है। जिस विषय पर यह भाग 13 लिखा गया है, उस विषय की अगर सफलता प्राप्त करनी हो तो हमें 5 जनरेशन तक प्रयास करना होगा। यह बात नंदलाल बोस यहां अंकित करना चाहते थे, क्योंकि भगीरथ प्रयास ये राजा सगर से शुरू होता है। तो इस प्रकार से गंगा का उद्गम 5 जनरेशन के प्रयास के बाद हुआ है, ये चित्र ये संदेश देता है। भाग 14 में अकबर का दरबार है। अकबर के दरबार की विशेषता यह है कि उनका जो नवरत्न दरबार था उसमें सभी प्रकार के कलाकार थे, और उसमें किसी प्रकार के जाति का या किसी प्रकार के किसी संप्रदाय का विचार न करते हुए गुणों के आधार पर नवरत्न दरबार बनाया गया था। अकबर ने पूरे देश में, देश के जितना भी हिस्सा उसके हाथ में था उस समय, उस पर लगातार 49 वर्ष तक शासन किया। तो मुगल या लोधी या अन्य मुस्लिम समुदाय से जितने भी लोगों ने अपने भारत पर कम अधिक मात्रा में शासन किया है, उनमें कहा जाए तो सबसे अधिक समय शासन करने वाले अकबर थे। लेकिन उनकी दूसरी विशेषता यह थी कि 4 वर्ष शासन करने वाले बाबर ने जितना अत्याचार किया था, और 48 वर्ष तक शासन करने वाले औरंगजेब ने भी जितना अत्याचार किया, उनकी तुलना में अकबर ने उनसे भी अधिक राज्य किया, लेकिन अत्याचार उनसे कम किया। अत्याचार उनके भी राज्य में हुए थे, लेकिन उनकी तुलना में कम थे। तो नंदलाल बोस की उदारता है कि उनको मुगल या मुस्लिम संप्रदाय से भी जिन्होंने यहाँ राज किया है, उनका कोई प्रतीक चाहिए था, और बहुत खोजबीन करने के बाद उन्होंने ये प्रतीक खोज निकाला कि लंबे समय तक राज करते हुए भी अधिक अत्याचार जिसने नहीं किया है, ऐसा कोई राजा हो तो अकबर है, और इसलिए अकबर को यहां रखा गया है। भाग 15, इसका विषय है निर्वाचन, चुनाव। चुनाव में कैसे नीति नियम अपनाया जाए, ये संविधान में लिख रखा है, लेकिन संविधान ये नहीं लिख सकता कि कैसा नेता चुना जाए। ये तो जनता को ही तय करना है। तो जनता ये तय करे कि कैसा नेता चुना जाए, उसका उदाहरण नंदलाल बोस ने जनता के सामने रख दिया है। और उनका ये कहना है
कि हमारा नेता ऐसा हो कि जो पराक्रमी हो, ऐसा भी हो कि जो त्यागी भी हो, और अपने देश में पराक्रम का प्रतीक इस रूप में पूरे देश में मान्यता प्राप्त जो कोई व्यक्तित्व है तो उनमें एक है छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी के जैसे पराक्रमी लोगों को चुनाव में जितवाइए, उनको शासन सौंपिए, इस प्रकार का एक संदेश। और केवल पराक्रम होने से नहीं होगा, उसके अंदर त्याग की भावना भी होनी चाहिए। तो अपनी 3 जनरेशन को जिन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया, ऐसे गुरु गोविंद सिंह अपने 4 पुत्रों का भी बलिदान जिन्होंने किया, अपने पिता से भी जिन्होंने बलिदान के लिए हिचकिचाहट न करते हुए कहा कि आपसे बड़ा और नेता कौन है, तो आप ही को जाना होगा। इस प्रकार से धर्मांतरण या मतांतरण का जो सिलसिला उन दिनों मुगलों ने शुरू किया था, उसका मुकाबला करने के लिए गुरु गोविंद सिंह के पिता ने अपना बलिदान किया और उनके 4 पुत्रों ने भी अपना बलिदान किया। और इस प्रकार से करते हुए इन्होंने स्वयं खालसा पंथ की स्थापना की। तो इतना बड़ा त्याग करने के बाद भी इतना बड़ा काम भी करना, ये जो एक उदाहरण है, ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ऐसे नेता चुने जाने चाहिए। ये नंदलाल बोस इन 2 चित्रों के माध्यम से हमें संदेश देते हैं। भाग 16वां भाग ये विशेष समुदायों के लिए विशेष चिंता, आरक्षण आदि विषय को लेकर है। और उसमें जो 2 चित्र दिए गए हैं, दोनों भी 70 वर्षों के अंतराल में एक ही प्रकार की समस्या के समाधान के लिए किया हुआ बलिदान, इस रूप में इसका चयन किया गया। दोनों मानसिकता से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत ऐसे व्यक्तित्व हैं, लेकिन जो एक सामान्य बिंदु था दोनों के बीच, वो नंदलाल बोस को शायद उचित लगा और इसीलिए उस कॉमन पॉइंट पर उन्होंने इन दोनों को खड़ा किया। और वो कॉमन पॉइंट ये था कि अंग्रेजों का भारत में आगमन ये व्यवसाय के लिए नहीं, सत्ता प्राप्ति के लिए है, या व्यवसाय करते करते सत्ता प्राप्ति की ओर वो बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए उनको यहां से उखाड़ फेंकना चाहिए, उनको यहां स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह काम दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान ने किया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों का विरोध करते हुए अपना बलिदान दिया है। ठीक 70 वर्ष बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी जब अंग्रेज अपने कानून हम पर जबरदस्ती थोप रही थी और दत्तक होने लेने का कानून, उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तब झांसी की रानी ने उनका कठोरता से विरोध किया और उसी विरोध करते हुए जो युद्ध हुआ था उसमें झांसी की रानी बलिदान हुई। तो ऐसे 2 बलिदानी, विपरीत धर्मी, विपरीत आचरण वाले लोगों को एक साथ इस 16 नंबर के भाग पर नंदलाल बोस ने अंकित किया है। ये एक इस पूरे संविधान की एक विशेष बात है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। 16 भाग की समाप्ति के बाद 17वें भाग पर जो चित्र है वो बहुत ही प्रचलित ऐसा चित्र है। लाठी हाथ में लेकर चलते हुए महात्मा गांधी, और विषय बहुत साधारण सा है कि भारत की राजभाषा। लेकिन भारत की राजभाषा के इस विषय पर महात्मा गांधी को अंकित करने के पीछे नंदलाल बोस की जो भावना रही होगी, वो निश्चित रूप से ये है कि एक गैर हिंदी भाषी होते हुए भी, गुजराती भाषी होते हुए भी, जिन्होंने बड़ी प्रबलता के साथ पूरे भारत के लिए सर्वमान्य भाषा हिंदी ही हो सकती है, ऐसा कहकर
हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा इस रूप में प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, इसके लिए भरपूर प्रयास किया। और इस प्रकार राजभाषा वाला ये जो चैप्टर है, ये जो भाग है, इस भाग पर महात्मा गांधी का चिरपरिचित ऐसा जो चित्र है वो उन्होंने देकर बड़े सरलता के साथ ये समझा दिया है कि हमारी राजभाषा, जो कि महात्मा गांधी को भी प्रिय थी, उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए। भाग 18 पर भी महात्मा गांधी को ही अंकित किया गया है, लेकिन इसमें महात्मा गांधी शांति स्थापना के लिए नोआखाली गए हैं और वहां शांति स्थापना होने के बाद उनका जो स्वागत किया गया है उसका दृश्य दिया गया है। इस चित्र के पीछे की भावना को हम समझेंगे तो ध्यान में आएगा कि देश का विभाजन न हो, ऐसा सभी चाहते थे। संविधान सभा ने भी यही चाहा था, लेकिन अंततः देश का विभाजन होना ही है, ये जब तय हो गया, तब महात्मा गांधी दुखी मन से दिल्ली से दूर रहने का मन बनाकर और शांति स्थापना के नाम पर नोआखाली चले गए। नोआखाली में अशांति होने का मुख्य कारण था मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन घोषणा कर दी थी कि हम देश का विभाजन जरूर करवाएंगे और अगर नहीं मानते हमारी बात तो डायरेक्ट एक्शन, मारो काटो। तो ये जो मारो काटो उनकी ओर से शुरू हो चुका था, उससे समाज को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने सबसे अधिक जहां अशांति थी ऐसा स्थान खोजा और वो नोआखाली, जो कि आज के बांग्लादेश में है, उस नोआखाली पर वहां जाकर उन्होंने शांति स्थापना के लिए सत्याग्रह करके और वहां शांति स्थापना का प्रयास किया। इस चैप्टर का विषय इसी प्रकार के संकटकालीन प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में लिखा गया है। तो प्रबंधन में क्या करना होगा, इसके कानून तो संविधान ने बना दिया, लिख दिया, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए, उसको चुनौती के रूप में लेने के लिए नेता को क्या करना होगा, यह नंदलाल बोस ने अंकित किया है कि नेता को सबसे अधिक संकटग्रस्त स्थान पर जाकर और अपने प्राण को खतरे में रखकर भी और वहां शांति स्थापना का प्रयास करना चाहिए। यह बात आपातकालीन प्रबंधन के साथ इस रूप में जुड़ती है। और उसके बाद भाग 19, इसमें हम देखते हैं महान क्रांतिकारी, जिनको नेताजी कहते ही लोग और कोई नेता आंखों के सामने नहीं आते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही आते थे, उनका चित्र अंकित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सेना का नेतृत्व दिया था और आजाद हिंद सेना ने सबसे पहले अंडमान निकोबार को अंग्रेजों से मुक्त करके उसको स्वाधीन किया। 11 देशों ने उसे स्वीकृति भी दी। उससे उत्साहित होकर उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में मणिपुर को आक्रमण करके अपने कब्जे में लिया, वहां तिरंगा फहराया और अंग्रेजों के सत्ता से उसको मुक्त किया। और उसके बाद फिर वो आज का जो म्यांमार है, ब्रह्मदेश, सिंगापुर आदि, उन स्थानों पर बैठकर सेना को और अधिक प्रशिक्षित करने का काम कर रहे थे। और साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी को अनुरोध किया रेडियो के भाषण के द्वारा कि मैं भारत पर आक्रमण करने जा रहा हूं और आक्रमण करके अंग्रेजों को हराकर भारत से उनको भगा देना है। इसमें कम से कम हानि हो, प्राण हानि कम से कम हो। यह तभी संभव है जब आप मेरे लिए एक अनुकूल वातावरण, जन समर्थन निर्माण कर देंगे। महात्मा गांधी के पास यह अनुरोध उन्होंने अपने भाषण के द्वारा प्रसारित किया। लेकिन महात्मा गांधी चूंकि अहिंसा के पुजारी थे और युद्ध हिंसा का प्रतीक माना जाता है,
क्योंकि अहिंसा का मंत्र महात्मा गांधी ने अपना रखा था और इसलिए उन्होंने नेताजी को मैं समर्थन नहीं कर सकता ये कहते हुए नेताजी संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, इस प्रकार से वातावरण बनाया। नेताजी गिरफ्तार हुए, उनके बाद उनका क्या हुआ ये एक शोध का विषय है आज भी। लेकिन कुल मिलाकर ये बात है कि अगर महात्मा गांधी नेताजी की बात को शायद स्वीकार कर लेते तो स्वाधीनता पूर्व की स्वाधीनता जो नेताजी ने प्रारंभ कर दी थी, अपने पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिए थे, अपना झंडा भी तय कर लिया था, गीत भी तय कर लिया था और 11 देशों से उनको स्वीकृति भी मिल गई थी, अपना नोटों का चलन भी शुरू कर दिया था। तो ये सारा प्रबंधन उन्होंने कर लिया था। और मजे की बात यह है कि संविधान के इस भाग का विषय भी यही है कि पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदाधिकारियों के अधिकारों का विश्लेषण, ये इसमें किया गया है। इस भाग के बाद जो बचे हुए 3 भाग हैं, 20, 21, 22, इन तीनों भागों पर हम देखते हैं कि किसी घटना या किसी व्यक्ति विशेष का चित्र इसमें नहीं है। फिर इसमें क्या है तो हम देखेंगे कि 3 प्राकृतिक चित्र हैं और 3 प्राकृतिक चित्र को गौर से देखें तो ध्यान में आएगा कि पहला प्राकृतिक चित्र जो है वो आकाश को महत्व देते हुए अंकित किया गया है। दूसरा 21वां चैप्टर 21 पर जो दिया गया है वो मरुभूमि को महत्व देते हुए उस पर अंकित किया गया है और तीसरा समुद्र को महत्व देते हुए उस पर अंकित किया गया है। अर्थात जो हम जल थल नभ ये बात करते हैं उसी को उल्टा करेंगे तो नभ थल जल, इस रूप में इन तीनों चित्रों को यहां अंकित किया गया है। और इसमें भावना यही है कि हमें अपनी जमीन, अपना आकाश और अपना समुद्र, इन तीनों की रक्षा करनी है, इन तीनों को अपना मानना है और इन तीनों की रक्षा के लिए जो तीनों सेनाएं होती है जल थल नभ की, उन सेनाओं के बारे में भी सोचना है और इस प्रकार से पूरे देश की सुरक्षा, जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सावरकर हो, उसके बाद उसके पहले भी और कई लोगों ने अपना बलिदान दिया है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सब बलिदानियों का स्मरण करते हुए उन्होंने जिस जमीन, जिस आकाश और जिस पानी के लिए अपना बलिदान दिया, उसकी रक्षा करने का काम हमारा है। इन तीनों चित्रों से यह स्पष्ट होता है और इसके विषय जो है वो कई प्रकार के मिले जुले बचे कुचे जितने भी विषय संविधान में और थे वो सब इन तीनों में आ गए हैं। यानी अंतिम चैप्टर जो है 22वां, वो तो भारत के संविधान का हिंदी में भाषांतरण होना चाहिए, एक ऐसा सामान्य सा विषय है। फिर 21वां जो है वो भी इसी प्रकार की जो समाज में सबसे अनुपयोगी लगती हो ऐसी चीज, उसका भी किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। तो सबसे अनुपयोगी चीज होती है मरुथल, लेकिन उसका भी कैसे उपयोग किया जाए वो दिखाते हुए जो चित्र दिया गया है उसमें भारत में कौन कौन से नियम और भी लागू करने चाहिए, होने चाहिए, इत्यादि बातें इसमें लिखी है। और इस प्रकार से ये तीनों भी चित्र जो है वो भारत की एकता, अखंडता और भारत के प्रति देखने का अपना दृष्टिकोण, इसको दर्शाते हुए अंकित किए गए। इसके बाद 8 चैप्टर, 8 विषय ऐसे हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि भारत की भाषाएं क्या होगी, भारत के राज्यों की सूची क्या होगी, भारत के और कौन कौन से नीति नियमों को और व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। तो ऐसे 7-8 परिशिष्ट इसमें जोड़े हुए हैं।
उन 8 परिशिष्टों का अंतिम परिशिष्ट है, 8वां परिशिष्ट, वो है भारत की भाषाएं। और भारत की भाषाएं जिस परिशिष्ट में लिखी गई है उसमें उस पृष्ठ के कुछ आखिरी हिस्से में जो जगह खाली थी वहीं से संविधान सभा के लोगों के हस्ताक्षर शुरू होते हैं। और वहीं से शुरू करने के पीछे कारण ये है कि ये प्रमाणित होना चाहिए कि जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि 284 लोगों के हस्ताक्षर तो एक पृष्ठ पर हो नहीं सकते, उसके लिए और भी पृष्ठ जोड़ने पड़ेंगे। तो जोड़े हुए पृष्ठ इसी संविधान का अंग है, ये प्रमाणित होना चाहिए। इसलिए इस पृष्ठ को हम देखेंगे तो ध्यान में आता है कि 14 भाषाओं की सूची यहां लिख रखी है और उस सूची के ठीक नीचे से हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर एक एक शुरू हुआ है। और उसके बाद ऐसे ही खाली पृष्ठ जो आगे दिए गए, ऐसे 10 पृष्ठों पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। कहने में 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन जब गिनती की मैंने तो ध्यान में आया कि अंग्रेजी के इस कॉपी पर, प्रतिलिपि पर 283 हस्ताक्षर है और हिंदी वाले पर 281 है, लेकिन कुल सूची बनाई जाती है 284 की। इसका मतलब स्पष्ट है कि कुछ लोगों ने एक ही जगह हस्ताक्षर किए हैं, दोनों पर नहीं कर पाए, और जिन्होंने इस पर नहीं किया वो इस पर हो गए, दूसरे पर हुआ, तो ऐसे मिलाकर कुल संख्या 284 बनती है। इन 284 लोगों में इस पृष्ठ को हम देखेंगे तो एक बड़ी मजेदार बात सामने आती है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भी जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना हस्ताक्षर पहले कर दिया। उसके बाद भी कुछ लोगों ने हस्ताक्षर किया होगा। फिर किसी के ध्यान में आया कि प्रोटोकॉल ये कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो है उनका हस्ताक्षर पहले होना चाहिए, और संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद गए कि आपका हस्ताक्षर ऊपर पहला होना चाहिए था, लेकिन अब जगह नहीं रही तो क्या करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उदार मना थे, उन्होंने उदार मन से ऊपर तिरछी जगह में अपना हस्ताक्षर करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। लेकिन इस चित्र को जब देखेंगे हम तो ध्यान में आता है कि नेहरू को इतनी जल्दबाजी क्यों थी। तो खैर ये एक बड़ा रोचक प्रश्न है, इसका उत्तर खोजने वाले खोजेंगे। लेकिन हिंदी वाले में भी जवाहरलाल नेहरू ने अपने हस्ताक्षर पहले कर दिए। थोड़ी सी हल्की सी जगह खाली थी, राजेंद्र बाबू को उस हल्की सी जगह में अपना हस्ताक्षर छोटे अक्षरों में करना पड़ा। जिनको संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष के नाते दायित्व दिया गया था और जिनको आज पूरा देश और पूरी दुनिया ये कहती है कि संविधान के वो निर्माता है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका हस्ताक्षर अंग्रेजी वाले में 25वें नंबर पर और हिंदी में 31वें नंबर पर है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि पहला हस्ताक्षर या शुरू में हस्ताक्षर प्रमुख लोगों का ही होना चाहिए, इसका कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया होगा, और इसलिए जिसको जैसे समय मिला वैसे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और कुल मिलाकर 284 लोगों के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित यह जो संविधान है, यह संविधान बहुत ही आकर्षक ढंग से सजाया भी है और बहुत मार्मिक ढंग से वो चित्र सबको संदेश भी देते हैं। हमारी ये मांग रही है कि अब जब भी कोई संविधान छपेगा तो वो इन चित्रों के साथ छपे, हस्ताक्षर के साथ छपे इसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे उनकी सूची छपे। और हिंदी और अंग्रेजी में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उन अमेंडमेंट के साथ जब छपेगी तो जो एक असावधानी के कारण गलत चित्र छप गया है, एक तो नटराज खंडित हो गए और दूसरे स्वस्तिक उल्टा हो गया, उसको भी संशोधित कर लिया जाए। बस इतनी बात करते हुए मैं
संविधान से संबंधित मेरा ये जो कार्य है, इस कार्य के बारे में उसकी व्याख्या करने का ये काम जो है उसको विराम देता हूँ। धन्यवाद।